2 फरवरी उत्तर प्रदेश, अमेठी जिला। अमेठी जिले के एक गांव में एक बाबा आते हैं और बाबा पूरे गांव में चक्कर काट रहे थे। पूरे गांव में भ्रमण करने के बाद वो एक ऐसे घर के पास जाकर रुक जाते हैं जिस घर से उनका बेटा 20 साल पहले गायब हुआ था। वो घर के सामने जाने के बाद उस घर के सामने राम नाम जपते हुए उस घर की माँ को आवाज़ लगाते हैं। लगभग 55 साल की एक बूढ़ी माँ घर से बाहर निकलती है और निकलकर उस बाबा के पैर छूते हुए बोलती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। वो बाबा उस माँ को बोलते हैं कि माँ मुझे ये सामान चाहिए और इतना इतना चाहिए। वो माँ परेशान होती है, बोलती है योगी बाबा अगर आप योगी हो तो आपको इतने सामान की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी खुशी से जो भी दूंगी वो आपको ले लेना चाहिए। लेकिन योगी बाबा उस बूढ़ी माँ की बातों पर बोलते हैं कि माँ मुझे ये सामान चाहिए ही चाहिए और वो तेरे हाथ से चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु और मेरे मठ से ये आर्डर है कि मैं अपनी माँ के हाथ से इतनी भिक्षा लेकर आऊँ। जब वो बूढ़ी माँ इस योगी बाबा की ये बात सुनती है तो हैरान होती है, परेशान होती है और बोलती है कि तुम्हारे गुरु और तुम्हारे मठ से जब ये आर्डर है कि तुम अपनी माँ से इतनी भिक्षा लेकर आओ तो तुम अपने माँ बाप के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो। तो यो योगी बाबा बोलते हैं कि माँ तूने पहचाना नहीं क्या, मैं तेरा बेटा जो 20 साल पहले दिल्ली से गायब हो गया था, मेरा नाम अरुण है। जब वो योगी बाबा उस माँ को बताते हैं तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पति को आवाज़ देते हुए बोलती है, जैसे चिल्लाने जैसी आवाज़ से बुलाती हैं और बोलती है कि यहाँ आओ, देखो कौन आया है। उसका बूढ़ा पति जब दरवाजे पे आता है, योगी बाबा को देखता है तो योगी बाबा उस पिता से भी यही बोलते हैं कि पिताजी मैं अरुण हूँ जो 20 साल पहले दिल्ली से गायब हो गया था। अब माँ बाप जब इस योगी बाबा की बात सुनते हैं तो कोई भी माँ बाप हो 20 साल जिस लड़के का इंतजार कर रहा हो, अगर वो अचानक उनके सामने आकर पूरी हिस्ट्री बताए तो कोई भी माँ बाप रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। उस योगी बाबा को वो माँ बाप अपने गले से लगाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं और उसकी आव भगत में लग जाते हैं। जब इस मामले की गूंज गांव में पहुंचती है तो गांव के भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद इस योगी बाबा के हाल चाल पूछते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने साल कहाँ थे और कैसे योगी बन गए। तो योगी बाबा पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल 20 साल पहले रति राम नाम का व्यक्ति अपने 8 साल के बेटे के साथ दिल्ली किसी काम से गया हुआ था। वहां पर जाने के बाद एक तो भीड़ भाड़ इलाका और ये बाप बेटे दिल्ली पहली बार गए थे। दिल्ली में किसी कारण से इनका 8 साल का बेटा रतिराम का, जिसका नाम अरुण था, लोग उसको प्यार से पिंटू भी बुलाया करते थे। अरुण अपने बाप का हाथ छोड़ देता है और वहीं प्लेटफार्म पे गायब हो जाता है। अब रतिराम दिल्ली ढूंढते हैं, इधर उधर का चक्कर लगाते हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके हाथ पांव जोड़ते हैं कि बाबूजी साहब मेरा बेटा गायब हो गया है, लेकिन रतिराम का बेटा कहीं नहीं मिलता। वो थक हार कर दिल्ली से अपने घर आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं और न जाने कितनी मन्नतें मानते हैं, न जाने कितनी पूजा पाठ करवा देते हैं, लेकिन उनका बेटा अभी तक मिला नहीं था। आज 20 साल बाद जब उनका बेटा योगी के रूप में उनके दरवाजे पर आकर उनसे भिक्षा मांगने की कोशिश कर रहा है तो उस माँ बाप की हालत क्या हो सकती है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। उस गांव में बवाल हो गया, हल्ला हो गया कि अरुण आ गया है, वो भी एक योगी के रूप में। 20 साल के बाद वो योगी बन गया है और अपनी अपनी माँ से भिक्षा लेने आया है और उसका कहना है कि जब तक वो अपनी माँ के हाथ से भिक्षा नहीं लेगा तब तक उसकी योगी बनने की जो हट है वो पूरी नहीं होगी। अब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं। माँ अपने सीने से उस योगी को लगाकर बहुत देर तक चिपका कर बैठी रहती है, उसको लाड करती है, प्यार करती है और वो बूढ़े माँ बाप उस योगी को सच में अपना बेटा मान लेते हैं। अब बोलते हैं थोड़ी देर उसको खाना पानी पूरी सेवा सत्कार करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठता रहता है और थोड़ी 2 घंटे के बाद वो योगी बाबा बोलते हैं कि माँ मुझे भिक्षा दे दो, अब मुझे जाना पड़ेगा। माँ बाप फिर से रोने लगते हैं कि बेटा तू 20 साल हम लोगों को इंतजार करवाया और अभी 2 घंटा भी नहीं हुआ है तुझे हम लोगों के पास आके, अब तू कहाँ जाएगा फिर से मुझे छोड़कर। वो बेटा जो योगी के रूप में था वो बोलता है कि माँ मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मठ और मेरे गुरु का मुझ पर कर्ज है और उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पे कि तुम जाओ अपनी माँ के हाथ से इतना इतना सामान लेकर आओ, तभी तुम्हारी मठ की सेवा पूरी होगी। अब माँ बाप परेशान होने लगते हैं, फिर से रोने चीखने लगते हैं कि 20 साल के बाद जो बेटा मुझे मिला है वो फिर से हम लोगों को छोड़कर चला जाएगा। वो बूढ़े माँ का कोई सहारा नहीं था, वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे का आस ही छोड़ चुके थे और इसी गम में उन लोगों का बुढ़ापा भी उनकी उम्र से पहले आ गया था। दोस्तों अब योगी बाबा वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं तो माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं कि बेटा अब मत जा, हम लोगों का तेरे सिवा कोई सहारा नहीं था और 20 साल बाद जब तू आया है फिर से हम लोगों को छोड़ने की बात करता है। अब योगी बाबा अपने माँ बाप की बात सुनकर थोड़ा वो भी इमोशनल होते हैं। 2 ढाई घंटे का टाइम बीतने के बाद वो योगी बाबा अपने माँ बाप को बोलते हैं कि माँ और बाबूजी मुझे अब जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मठ और मेरे गुरुजी सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा था कि जब तक तुम अपने माँ बाप, अपनी माँ के हाथ से भिक्षा नहीं लोगे, तब तक तुम्हारी ये तपस्या पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब माँ बाप जैसे अपने बेटे के जाने की बात सुनते हैं तो रोने लगते हैं, फिर से उस बेटे के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि बेटा 20 साल के बाद तू आया भी है और मुझे फिर से अकेला छोड़कर जा रहा है। ऐसा कैसे होगा? भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जिस भगवान ने 20 साल हमको बेटे की तड़प के साथ जिंदा रखा, अगर वो बेटा मेरे पास आया भी है तो इस रूप में, और फिर से मुझे छोड़ के जाने की बात करता है। अब वो योगी बाबा उस माँ बाप को समझाते हैं कि माँ और बाबूजी, अगर मुझे फिर से इस दुनिया में आना है, इस संसारिक माहौल में आना है, तो मुझे उस मठ का कर्ज उतारना पड़ेगा, और कर्ज इतना है कि आप लोग नहीं दे पाओगे। वो माँ और बाबूजी पूछते हैं कि बेटा कितना देना पड़ता है? तो योगी बाबा बोलते हैं लगभग मेरे गुरुजी और मठ का कर्जा हम पे 11 लाख हो चुका है, क्योंकि 20 साल से उन लोगों ने मुझे पाला है, मुझे शिक्षा दी है, मुझे योगी बनाया है, और मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अब भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। मैं भगवान के इतने करीब मेरे गुरुजी और मेरे मठ वालों ने मुझे पहुँचाया है। मैं जिस हालत में उनको मिला था, वो चाहते तो मुझे उस रास्ते पे छोड़ भी सकते थे, लेकिन उन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब माँ बाप अपने बेटे की ये बात सुनते हैं, बोलते हैं कि बेटा इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं अपनी ज़मीन भी बेच दूंगा तो भी इतना पैसा नहीं होएगा। तुम अपने गुरुजी और अपने मठ वालों से बात करो, कुछ कम हो सकता है तो मैं उसके लिए अपनी ज़मीन बेच देता हूँ। बात धीरे धीरे बढ़ती है और वो योगी बाबा बोलते हैं कि ठीक है, कम से कम 3.5 लाख रुपया तो देना ही पड़ेगा। वो माँ बाप अपनी ज़मीन बेचकर पैसे इकट्ठा करते हैं, और पैसे इकट्ठा करने के बाद उस योगी बाबा के बताए हुए खाते पे उस पैसे को ट्रांसफ़र भी करवा दिया जाता है। अब योगी बाबा के बताए हुए खाते पे पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे। अब योगी बाबा बोलते हैं कि माँ बाबूजी, मुझे अपने गुरु और अपने मठ से मिल के आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमने आपका कर्जा उतार दिया है और मैं अब अपने माँ और बाबूजी के पास रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। ये बात बोलकर वो योगी बाबा वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर वो बूढ़े माँ बाप बोलते हैं कि बेटा अगर तुमसे बात करना हो तो कैसे करेंगे? तुम्हारे पास तो ना मोबाइल है, ना कोई नंबर तुमने हमको दिया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक मोबाइल भी ला के देते हैं। वो बूढ़े माँ बाप जल्दीबाजी में उनको एक लगभग 15,000 का स्क्रीन टच मोबाइल भी ला कर दे देते हैं, और रास्ते के खर्चे के लिए वो लोग उस योगी बाबा को कुछ और पैसे भी दे देते हैं, क्योंकि बेटा था, बेटे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वो बेटा जो 20 साल अपने माँ बाप के से बिछड़ा हुआ था, अब वो मिला है तो माँ बाप उसकी हर वो इच्छा को पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। वो योगी बाबा मोबाइल लेते हैं, 3.5 लाख रुपया तो उनके बताए हुए अकाउंट पे पहुंच जाता है, और कुछ पैसे भी उनको दे दिए जाते हैं। योगी बाबा उस गांव से निकल जाते हैं। जैसे उस गांव से निकलते हैं, गांव के कुछ बुजुर्ग जो पढ़े लिखे होते हैं वो उस घर पे आते हैं और बोलते हैं कि तुमको कैसे पता चला कि वो तुम्हारा बेटा है? जब वो पढ़े लिखे बुजुर्ग उस बूढ़े माँ बाप से इंक्वायरी करते हैं और पूछते हैं कि तुमने इतनी जल्दी 3.5 लाख रुपया उसके बताए हुए अकाउंट पे कैसे ट्रांसफर करवा दिया? इतनी क्या जल्दी थी? जो बेटा 20 साल से तुमको नहीं मिला, वो अचानक तुम्हारे पास आता है और तुमसे पैसे की डिमांड करता है। पहले वो 11 लाख रुपया बोलता है, उसके बाद 3.5 लाख रुपये पे मान जाता है। और ऐसा कौन सा मठ है जो साधुओं को साधु बनाने का पैसा लेता है? ये सब बातें जब वो गांव के बुजुर्ग उस बूढ़े माँ बाप को बता रहे थे, तो वो लोग भी सोचने लगते हैं कि हमने अपने बेटे की शक्ल तो बचपन में ही देखी थी, अब वो 28 साल बाद कैसा दिखता है, उसका रंग रूप, उसकी कद काठी कैसी होगी, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। वो गांव के बुजुर्ग उस माँ बाप को समझाते हैं। तभी 2-4 लड़के जो मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, वो उन माँ बाप से उस मोबाइल का नंबर मांगते हैं और उनका लोकेशन देखते हैं। तो वो जिस जगह पे बताकर गया था, झारखंड में एक पारस मठ है, वहाँ का एड्रेस दिया था उसने। लेकिन जब वो लड़के उसका लोकेशन चेक करते हैं तो यूपी गोंडा में उसका लोकेशन दिखा रहा था। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि वो कोई योगी नहीं है और ना ही वो तुम्हारा बेटा अरुण है, वो पक्का एक फ्रॉड है। जब इस बात की चर्चा पूरे गांव में होती है तो गांव वाले उस माँ बाप को लेकर नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं। पुलिस थाने में जाकर उस नंबर का लोकेशन, वो मोबाइल नंबर और उसका जितना भी होलिया था वो सब कुछ बताते हैं। और ये भी बताते हैं जब वो योगी बाबा वहाँ पे आए थे तो कुछ लोगों ने उनका वीडियो और कुछ फोटो भी उनका निकाला था। उसके आधार पर पुलिस उस योगी बाबा के नाम से कंप्लेन दर्ज कर लेती है और इधर इधर इंक्वायरी करती है। उस बार बार उस मोबाइल के लोकेशन का चेकिंग चल रहा था, लेकिन वो जिस एड्रेस को बता के गया था वो वहाँ पे दिखाई नहीं रहा था, और वो सीधा गोंडा के गांव में लोकेशन दिखा रहा था। अब पुलिस गोंडा पहुँचती है और जो वीडियो, जो फोटो लोगों ने पुलिस को दिया था, उस फोटो और वीडियो को दिखाकर उस गाँव में इंक्वायरी करने लगती है पुलिस। उस गाँव के जब लोग उस वीडियो को देखते हैं, उस फोटो को देखती हैं, पुलिस जब उन लोगों से पूछती कि इसको जानते हो, तो बोलता हाँ जानता हूँ, ये तो अनीस अहमद है। और ये क्या बना हुआ है? तो पुलिस बोलती है ये अनीस अहमद है। पुलिस एकदम चौंक जाती है और सोचती है कि योगी बाबा नाम अनीस है, आखिर माजरा क्या है? पुलिस और गहराई तक
छानबीन करती है तो पता ये चलता है कि अनीस नाम का व्यक्ति अपने माँ और मतलब माँ और बाबूजी के साथ उसका एक भाई भी है, ये चारों मिलके ऐसे ही पुलिस और लोगों से पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि अनीस अहमद अपने बाप के साथ मिलकर ऐसे लोगों को शिकार बनाता है जिनके बच्चे कई सालों से गायब हों। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आखिर उनको पता कैसे चलता है कि लड़का कहाँ गायब हुआ है, कैसे गायब हुआ है और किस टाइम पे गायब हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं, वो लोग इतने बड़े फ्रॉड थे कि वो लोग एक केस के ऊपर लगभग साल भर तक निगरानी करते थे, उसकी रैंकिंग करते थे और उस रैंकिंग के ऊपर लगभग उनका 50,000 रुपया खर्चा हो जाता था। वो हर गांव में जा जाकर पता लगाते थे कि किस घर से, किस गांव से किसका लड़का गायब हुआ है और किस हालात में गायब हुआ है। जब पुलिस छानबीन करती है तो उसके सारे भंडे को फोड़ती है और पूरी कहानी पता चलती है। उन लोगों ने लगभग 15 ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना था, ऐसे माँ बाप के भावनाओं के साथ खेला था और न जाने कितना रुपया उन लोगों से लूट लिया था। दोस्तों फ्रॉड के नए नए तरीके आज के टाइम पे लोग अपना रहे हैं। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे माँ बाप हों जिनका बेटा या कोई गायब हो तो उनको ये वीडियो दिखाने की ज़रूरत है और उनको ये खबर सुनाने की ज़रूरत है। ऐसे भावनाओं के साथ खेलने वालों के साथ कानून को सख्ती के साथ पेश आना चाहिए और उनको हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे समाज और इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको ठगा नहीं गया हो। हर वो रिश्ते के साथ कोई ना कोई दागदार खेल हुआ है जिसको लोग समझ नहीं पाते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन के साथ। मैं ऐसे ही क्राइम की स्टोरी और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। तो चलिए मिलता हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।